आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से पाठ 15 नौकर, जिसे लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। इसकी विधा निबंध है, यानी इस पाठ को निबंध के रूप में लिखा गया है। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। छोटे से छोटा काम भी वो अपने हाथ से करना चाहते थे। उन्हें देखकर उनके जो साथी हैं वो भी उनसे प्रेरित हो जाते और उन्हीं की तरह काम करने लग जाते थे। वो कभी भी नौकरों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपने भाई जैसा मानते थे। बच्चों से भी प्रेम करते थे। तो कुछ इसी प्रकार के उनके जीवन के प्रसंग इस पाठ में दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ नौकर और जानते हैं कि इस पाठ का नाम नौकर क्यों रखा गया। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वो खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। तो बच्चों, बैरिस्ट्री यानी कि वो वकालत करते थे और हजारों रुपए उस समय कमाते थे, जो आजकल के लाखों रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह उठकर अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने के लिए, हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वो जोर देते थे। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते हुए गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। तो यहाँ बताया गया है कि छोटी सी लंगोट पहनने वाले महान व्यक्ति, लंगोट कोपीन को कहा जाता है, तो धोती जो छोटी सी होती है वो लंगोट होती है। तो इतने महान व्यक्ति को इस प्रकार से छोटे छोटे काम करते देखकर लोग थोड़े से हैरान हो जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। लेकिन गांधी जी को कभी भी ऐसे छोटे काम करने में शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज का कोई छात्र मिलने आया। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू, मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात को ताड़ लिया और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं को बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वो थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। तो बच्चों, इस घटना में दिखाया गया है कि किस तरह गांधी जी ने बात ही बात में एक व्यक्ति का घमंड तोड़ दिया। जिसे अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा घमंड था, उससे उन्होंने गेहूं साफ करवाने का काम करवा लिया। तो गांधी जी ने उस व्यक्ति को सबक दे दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार में भी काम किया। सवेरे की प्रार्थना के बाद वो सवेरे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी देख लेते या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि वो आश्रम के सभी कामों में मदद करते थे, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चक्की पर आटा पीसना हो, सफाई करनी हो या सब्जियां छीलनी हो। उन्हें सब्जियों के और फलों के गुणों का भी ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी ही पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण से वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे।
दक्षिण अफ्रीका में एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम भी कर चुके थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने चकते वाले केले उस आदमी को दिए, क्योंकि उन्हें पता था इस प्रकार के केले खाने से हाजमा यानी खाना हजम करने की शक्ति ठीक हो जाती है। और उन्होंने बहुत सारे कैदियों को भोजन परोसने का काम भी किया था। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वे पतीले को जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मानने में ही बुद्धिमानी है। वो चुपचाप कस्तूरबा को बर्तनों की सफाई का काम सौंपकर चले गए। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह वो घर के बर्तन भी साफ करने में मदद करते थे और सफाई उन्हें बहुत पसंद थी। उनका मानना था कि सफाई भगवान की पूजा के समान है। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी जैसा चमका सकते थे। तो यानी उन्हें दूसरों के काम तब तक पसंद नहीं आते थे जब तक कि उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो जाते थे, और सफाई उन्हें सच में बहुत पसंद थी। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू यानी टेंट। एक नवागत यानी नया आया हुआ व्यक्ति ये नहीं जानता था कि अपना बिस्तर कहाँ रखे, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया। ये पता लगाने चला गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए लिए चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वो रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने का काम करने में हाथ बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मन में बहुत ठेस लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से अगर वो बीमार भी हों तब भी अपने हिस्से का काम खुद करना चाहते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि वो कोई भी किसी भी प्रकार से लोगों से सहायता ले जब तक कि कुछ ऐसी अवस्था ना आ जाए कि वो बिल्कुल उठने के लायक न रह गए हों। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वो टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। उनके लिए वो घर में कुछ बना हुआ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। तो बेटा, उन्होंने हमेशा अपने शरीर को कष्ट देने से कभी भी परहेज नहीं किया, यानी शारीरिक श्रम करना उन्हें बड़ा पसंद था। वो आराम पसंद नहीं थे, कभी थकते नहीं थे। घायलों को 25-25 मील तक ढो भी सकते थे, जो कि उन्होंने बोअर युद्ध के दौरान किया था। बोअर एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, वहां पर युद्ध हुआ। उस समय उन्होंने घायलों की सेवा की थी। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय बाड़ी ये जगह है वहां रहते थे तो पैदल कम से कम 42 मील तक चल लेते थे और सभी लोग उनको देखकर उनका अनुसरण यानी उनकी नकल कर लेते थे। जब गांधी जी को उनके साथ ही इस प्रकार से काम करते देखते तो वो भी उनकी तरह ही काम करने की कोशिश करते। अनुकरण करना या अनुसरण करना माने उन्हीं को फॉलो करना।
एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी भी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए हुए जब वापस लौटे तो देखा गांधी ने उनके लिए तश्तरी में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए कष्ट क्यों किया? क्या आपके लिए उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं। मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो यहाँ उदाहरण दिया गया दिखाने के लिए कि वो लोगों की सेवा से कभी पीछे नहीं हटते थे। लोगों के लिए उनके मन में करुणा थी, दया थी और सेवा का भाव था।